Hello students, welcome to One Day Law Revision Module 1, the Interest Act 1978. Let's quickly go through the synopsis first. इसमें हम देखेंगे कि जो इंटरेस्ट एक्ट 1978 है उसका ऑब्जेक्ट क्या है, एप्लीकेशन क्या है, मतलब वो किसको अप्लाई होता है, देन वेरियस डेफिनेशंस अंडर द एक्ट, पावर ऑफ कोर्ट टू अलाउ इंटरेस्ट, इफेक्ट ऑफ प्रोविजन रिलेटिंग टू इंटरेस्ट इन अदर स्टैट्यूट, अलग लॉ, सेक्शन 34 ऑफ सिविल प्रोसीजर कोड and power of an arbitrator to award interest. So let's get started. पहले तो ये जो एक्ट है ये क्या है? It consolidate and amend the law relating to allowance of interest की जो allowance of interest है उससे रिलेटेड जो लॉ है उसको कंसोलिडेट करके अमेंड करना इस एक्ट में है. मतलब सारे लॉ जो इंटरेस्ट रिलेटेड है उसको हमने कंसोलिडेट किया, मतलब एक जगह लेके आए, उसको अमेंड किया इन दिस एक्ट, इंटरेस्ट एक्ट 1978, enacted by Parliament in the 29th year of the Republic of India as follows. 29th year of Republic मतलब रिपब्लिक हमको कब मिला था? 1950 में. 29th year from there 1978. शॉर्ट टाइटल, एक्सटेंट एंड कमेंसमेंट, इसको हम क्या बोलते हैं? शॉर्ट टाइटल क्या है इसका? एक्ट का जो नाम होता है दैट इज शॉर्ट टाइटल, इंटरेस्ट एक्ट 1978. एक्सटेंट, एप्लीकेशन होल ऑफ इंडिया एक्सेप्ट जम्मू कश्मीर. कमेंसमेंट, इट शैल come into force as on the date as the central government may by notification in the official gazette appoint, कि जिस दिन सेंट्रल गवर्नमेंट ने ऑफिशियल गैजेट में नोट किया, नोटिफाई किया किसी एक्ट को, उस दिन से वो फोर्स में आ जाता है. डेफिनेशन, अब एक्ट के कुछ डेफिनेशन है. कोर्ट, कोर्ट मतलब क्या? ट्रिब्यूनल. एंड एन आर्बिट्रेटर, ट्रिब्यूनल मतलब क्या? हर एक्ट की एक अलग गवर्निंग बॉडी होती है, जैसे कंपनीज एक्ट में नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल है, देन हमारे कोर्ट्स होते हैं और आर्बिट्रेटर होते हैं इन केस ऑफ आर्बिट्रेशन, तो वो सबको हम कोर्ट मानेंगे. फिर करंट रेट ऑफ इंटरेस्ट, करंट रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है? हाईएस्ट ऑफ द मैक्सिमम रेट, हाईएस्ट मतलब सबसे ज़्यादा, ऑफ द मैक्सिमम रेट एट विच इंटरेस्ट में बी पेड, जो भी सबसे ज़्यादा रेट है, जो भी मैक्सिमम रेट से उसका सबसे ज़्यादा, जिस पे हम इंटरेस्ट पे करते हैं ऑन डिफरेंट क्लास ऑफ डिपॉजिट्स, कि जो डिपॉजिट्स है अदर देन दोज मेंटेन्ड इन सेविंग अकाउंट और दोज मेंटेन्ड बाय चैरिटेबल और रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस. मतलब जो भी डिपॉजिट आप मेंटेन करते हैं अदर देन सेविंग अकाउंट, या तो जो चैरिटेबल या रिलीजियस इंस्टीट्यूट मेंटेन करती है वो छोड़ के, जो भी डिपॉजिट अलग अलग क्लासेस में हम मेंटेन करते हैं, किधर मेंटेन करते हैं हम डिपॉजिट्स? शेड्यूल्ड बैंक में. अब शेड्यूल्ड बैंक क्या है? बैंक अदर देन कोऑपरेटिव बैंक. तो शेड्यूल्ड बैंक में हम जब भी डिपॉजिट मेंटेन करते हैं तो जो भी आरबीआई के डायरेक्शंस है कि क्या मैक्सिमम रेट होना चाहिए, उसका जो हाईएस्ट रेट है हम उसको करंट रेट ऑफ इंटरेस्ट मानेंगे. शेड्यूल्ड बैंक मतलब बैंक नॉट बीइंग अ कोऑपरेटिव बैंक विच हैज़ बीन शेड्यूल्ड इन द शेड्यूल 1 and 2 ऑफ बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट, जिसका नाम शेड्यूल 1 और 2 में है ऑफ द आरबीआई, उसको हम शेड्यूल्ड बैंक बोलते हैं. डेट मतलब क्या? लाइबिलिटी. डेट मतलब क्या? लाइबिलिटी फॉर अ सर्टेन सम ऑफ मनी इंक्लूड्स अ डेट पेबल इन काइंड बट डज नॉट इंक्लूड अ जजमेंट डेट. डेट क्या है? कि मेरे को किसी को पैसे पे करने हैं. सपोज आई हैव टू पे ₹1 lakh टू बी, दिस इज डेट. इट मे बी इन काइंड और इट मे बी इन मनी. पर्सनल इंजूरीज मतलब एनी डिसीज एंड एनी इम्पेयरमेंट ऑफ पर्सनस फिजिकल और मेंटल कंडीशन. इंजूरी मतलब हार्म, कि मतलब किसी को हार्म पहुंचाना, उसको इंजूरी पहुंचाना, फिजिकल या तो उसकी मेंटल कंडीशन को इंजूरी पहुंचाना इस पर्सनल इंजूरी. बाकी के सारे वर्ड्स एक्सप्रेशंस अंडर हियर इन, जो भी ऑल अदर वर्ड्स है, आर नॉट डिफाइंड हियर एंड डिफाइंड इन रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1934. मतलब बाकी के जो भी टर्मिनोलॉजीज इस एक्ट में यूज़ हो रही है दैट इज़ नॉट डिफाइंड अंडर दिस एक्ट बट अंडर द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1934. जो मीनिंग उधर है वही मीनिंग इधर भी रहेगा. पावर ऑफ कोर्ट टू अलाउ इंटरेस्ट, किसी भी प्रोसीडिंग में जहाँ रिकवरी ऑफ डेट चल रहा है या डैमेजेस क्लेम हो रहे, या किसी प्रोसीडिंग में जहाँ इंटरेस्ट क्लेम हो रहा है इन रिस्पेक्ट टू द डैमेज और डेट जो ऑलरेडी पे हो चुका है, अगर कोर्ट चाहे तो वो क्या कर सकता है? इंटरेस्ट अलाउ कर सकता है टू द पर्सन एंटाइटल टू डेट, मतलब जिसको डेट मिलने वाला है, जिसको डैमेजेस मिलने वाले हैं, उसको कोर्ट चाहे तो
इंटरेस्ट अलाउ कर सकता है कि यस यू कैन रिसीव द इंटरेस्ट ऑल्सो। किससे मिलेगा? पर्सन मेकिंग क्लेम किससे मिलेगा? जो पे करने वाला है, जो डेट पे करने वाला है, डैमेज पे करने वाला है, उससे। नॉट एक्सीडिंग द करंट रेट ऑफ इंटरेस्ट, और करंट रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है? हाईएस्ट ऑफ मैक्सिमम रेट्स ऑफ डिपॉजिट्स अदर देन सेविंग डिपॉजिट फॉर द होल और पार्ट ऑफ फॉलोइंग पीरियड। दिस इज टू से क्या बोला है, जब कोई भी प्रोसीडिंग चल रही है फॉर रिकवरी ऑफ डेट या डैमेज या इंटरेस्ट ऑन सच डेट और डैमेज, तो हमको इंटरेस्ट मिलेगा। किसको मिलेगा? पर्सन मेकिंग द क्लेम, बट एट अ रेट नॉट एक्सीडिंग करंट रेट ऑफ इंटरेस्ट। अब इसमें अलग अलग सिचुएशन से, पहला अगर प्रोसीडिंग है डेट को लेके, तो उस केस में क्या बोला है? इंटरेस्ट फ्रॉम द डेट व्हेन द डेट इज पेएबल टू द डेट ऑफ इंस्टीट्यूशन ऑफ द प्रोसीडिंग। देन फ्रॉम द डेट व्हेन द डेट इज पेएबल, कि जिस दिन वो पेएबल हुई थी, जिस दिन डेट ड्यू हुआ था, टू द डेट ऑफ इंस्टीट्यूशन ऑफ प्रोसीडिंग, तो जहाँ पे प्रोसीडिंग हुआ उस दिन तक का पूरा इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। इफ प्रोसीडिंग इज नॉट रिलेटेड टू एनी डेट, देन फ्रॉम द डेट मेंशन्ड in this regard in a written notice given by the person entitled or person making the claim, अगर कोई प्रोसीडिंग है, कोई अमाउंट बाकी है, बट दैट इज नॉट डेट, मे बी इट्स डैमेज, तो वहाँ पे जो रिटर्न नोटिस में डेट मेंशन है वो डेट ऑफ रिटर्न नोटिस, और द पर्सन मेकिंग द क्लेम टू द पर्सन लाइबल दैट इंटरेस्ट विल बी क्लेम्ड, यहाँ से लेके तो डेट ऑफ इंस्टीट्यूशन ऑफ प्रोसीडिंग, कि जहाँ रिटर्न नोटिस थी कि पेबल है कुछ अमाउंट, वहाँ से लेके तो डेट ऑफ इंस्टीट्यूशन ऑफ प्रोसीडिंग, कि जिस दिन ये प्रोसीडिंग का इंस्टीट्यूशन हुआ, मतलब फाइनल हुई। अगर अमाउंट ऑफ डेट या डैमेज रीपे हो चुका है बिफोर द इंस्टीट्यूशन ऑफ प्रोसीडिंग, कि मतलब प्रोसीडिंग चालू होने के पहले ही, फाइनल होने के पहले ही डेट और डैमेज का रीपेमेंट हो गया था, तो फिर हम इस सेक्शन में क्या बोलेंगे कि इंटरेस्ट नहीं मिलेगा, क्योंकि पेमेंट ऑलरेडी हो चुका है, रीपेमेंट मिल चुका है डैमेज का, डेट का, तो अब इंटरेस्ट नहीं मिलेगा। अब क्या बोला है? एनी प्रोसीडिंग मेंशन्ड इन सबसेक्शन 1, सबसेक्शन 1 में किस चीज़ का प्रोसीडिंग था? डेट, ड्यू, डैमेज या इंटरेस्ट देयर ऑन। उसमें क्या हुआ है? जजमेंट, ऑर्डर और अवार्ड इज गिवन फॉर अ सम विच अपार्ट फ्रॉम इंटरेस्ट और डैमेज एक्सीड्स 4000। जजमेंट, ऑर्डर, अवार्ड किसके लिए मिला है? सम डैमेज एक्सीडिंग 4000, कि 4000 रुपीज़ से ज़्यादा का अगर है तो, एंड सम रिप्रेजेंट्स और इंक्लूड्स डैमेज इन रिस्पेक्ट ऑफ पर्सनल इंजूरीज टू द प्लांटिफ और एनी अदर पर्सन और इन रिस्पेक्ट ऑफ पर्सनस डेथ। क्या बोला है कि जो डेट, डैमेज या उसके इंटरेस्ट रिलेटेड जो प्रोसीडिंग्स है, वेर इन एनी ऑफ प्रोसीडिंग मेंशन्ड इन सबसेक्शन 1, जजमेंट, ऑर्डर और अवार्ड इज गिवन फॉर सम, जो सम है अपार्ट फ्रॉम इंटरेस्ट एक्सीड्स 4000, मतलब डेट या डैमेज का सम 4000 से ज़्यादा है, एंड द सम रिप्रेजेंट्स और इंक्लूड्स डैमेज इन रिस्पेक्ट ऑफ पर्सनल इंजरी, और ये जो डैमेज है या जो सम है दैट इज़ फॉर पर्सनल इंजरी टू द प्लांटिफ और एनी अदर पर्सन इन रिस्पेक्ट ऑफ अ पर्सनस डेथ, तो उस केस में power confirmed by that subsection shall be exercised so as to include in that sum interest on those damage, तो उस केस में इंटरेस्ट में मिलेगा डैमेज पे, on those damage or on such part of them as the court considers appropriate, या कुछ पार्ट पे इंटरेस्ट मिलेगा जो कोर्ट को सही लगता है, for the whole or part of the period from the date mentioned in the notice to the date of institution of the proceeding, कि जो डेट नोटिस में मेंशन है वहाँ से लेके टू द डेट ऑफ इंस्टीट्यूशन ऑफ प्रोसीडिंग, अनलेस द कोर्ट इज सेटिस्फाइड दैट देयर आर स्पेशल रीजंस व्हाई नो इंटरेस्ट शुड बी गिवन इन रिस्पेक्ट ऑफ दोज डैमेज, कि जब कोई डेट है, डैमेज है, अपार्ट फ्रॉम इंटरेस्ट उसकी वैल्यू 4000 या उससे ज़्यादा है, इट एक्सीड्स 4000, और जो सम है ये 4000 से ज़्यादा वाला, दैट इज़ इन रिस्पेक्ट ऑफ पर्सनल इंजरी, कि किसी को तुम्हारे वजह से पर्सनल इंजरी टू द प्लांटिफ, या कोई इंसान को जिसकी डेथ हो गई है तो उसके बिहाफ पे किसी और ने फाइल किया है, तो इस केस में जहाँ अमाउंट 4000 से ज़्यादा है एंड इट इज़ अ पर्सनल इंजरी टू द प्लांटिफ या अदर पर्सन जो मर चुके हैं, उस केस में कोर्ट क्या बोलेगा? इंटरेस्ट तुमको पे करना है एट सच रेट ऑफ इंटरेस्ट एज मे बी डिसाइडेड, जो कोर्ट को अप्रोप्रिएट लगता है, या तो पूरे पार्ट के लिए, या तो होल, या तो फॉर पार्ट ऑफ द पीरियड। तो जो भी डेट नोटिस में मेंशन है वहाँ से लेके तो डेट ऑफ इंस्टीट्यूशन ऑफ प्रोसीडिंग तक, या तो
होल पीरियड के लिए या तो पार्ट पीरियड के लिए कोर्ट इंटरेस्ट भी चार्ज कर सकता है, अनलेस कोई स्पेसिफिकली रीज़न है कि इंटरेस्ट क्यों नहीं देना चाहिए ऑन डैमेज। अगर कोई स्पेशल रीज़न है कि इंटरेस्ट नहीं देना चाहिए, उसका कोई स्पेशल रीज़न है तो ठीक है, अदरवाइज यू विल हैव टू पे द इंटरेस्ट ऑल्सो। अब नथिंग इन दिस सेक्शन शैल अप्लाई इन रिलेशन टू, इस सेक्शन का कोई भी चीज़ इन चीज़ों को नहीं लगेगा। एनी डेट और डैमेज विच अपॉन विच इंटरेस्ट इज पेबल एज ऑफ राइट बाय वर्च्यू ऑफ एन अग्रीमेंट, जहाँ इंटरेस्ट बाय वर्च्यू ऑफ अग्रीमेंट पे होता है तो फिर कोर्ट अलग से जजमेंट नहीं देगा इंटरेस्ट का, तो ये सेक्शन नहीं अप्लाई होगा। अपॉन, अब ऐसा कोई डेट या डैमेज जहाँ इंटरेस्ट इज बार्ड, मतलब वहाँ इंटरेस्ट लेना मना किया हुआ है, मना है बाय वर्च्यू ऑफ अग्रीमेंट, एक्सप्रेस्ड अग्रीमेंट, कि किसी एक्सप्रेस्ड अग्रीमेंट में बोला था कि अगर डेट ड्यू रहा या डैमेजेस रहे तो हम इंटरेस्ट नहीं लेंगे, तो उस केस में कोर्ट जजमेंट में इंटरेस्ट नहीं पास कर सकता। नथिंग इन दिस सेक्शन शैल अफेक्ट, क्या अफेक्ट नहीं करेगा, कंपनसेशन रिकवरेबल फॉर द डिसऑनर ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज, प्रोमिसरी नोट, चेक एज डिफाइंड इन नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट, कि अगर डिसऑनर हुआ कोई चेक, प्रोमिसरी नोट, उसके वजह से कोई कंपनसेशन रिकवरेबल है तो उसका इस सेक्शन में कोई इफेक्ट नहीं है, वो प्रोविजंस को कोई इफेक्ट नहीं होगा। और फिर प्रोविजन ऑफ रूल 2 ऑर्डर 2 और फर्स्ट शेड्यूल ऑफ कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर, वहाँ भी कोई इफेक्ट नहीं है। नथिंग इन दिस सेक्शन शैल एम्पावर द कोर्ट टू मेक अवार्ड अपॉन इंटरेस्ट, अवार्ड इंटरेस्ट अपॉन इंटरेस्ट, कि इस सेक्शन में कहीं भी ऐसा प्रोविजन नहीं है कि कोर्ट इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट अवार्ड कर सकता है। हम जो डेट ड्यू है, डैमेज है, उस पर इंटरेस्ट अवार्ड कर सकते हैं, बट कोर्ट इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट अवार्ड नहीं कर सकता। इंटरेस्ट पेबल अंडर सर्टन एनैक्टमेंट, इंटरेस्ट शैल बी पेबल इन ऑल केसेस in which it is payable by virtue of any enactment or other rule of law or usage having the force of law। क्या बोला है कि इंटरेस्ट हर केस में पेबल होगा जहाँ इट इज़ पेबल बाय वर्च्यू ऑफ एन enactment मतलब बाय लॉ और अदर रूल्स ऑफ लॉ या यूसेज हैविंग द फोर्स ऑफ लॉ। अब जो भी सेक्शन 1 में बोला है, नॉट विद स्टैंडिंग एनीथिंग विदाउट प्रेजुडाइज टू द जनरलिटी ऑफ द प्रोविजन ऑफ सबसेक्शन 1, कोर्ट क्या बोलेगा, इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस अलाउ इंटरेस्ट फ्रॉम द डेट स्पेसिफाइड बिलो, जो भी रिटर्न नोटिस पे डेट है, टिल द डेट ऑफ इंस्टीट्यूशन ऑफ प्रोसीडिंग, कि जो डेट है रिटर्न नोटिस पे वहाँ से लेके तो डेट ऑफ इंस्टीट्यूशन ऑफ प्रोसीडिंग, किस रेट पे जो कोर्ट को रीजनेबल लगती है, अनलेस कोर्ट इज सेटिस्फाइड दैट देयर आर स्पेशल रीजंस कि हमने इंटरेस्ट क्यों नहीं लगाना चाहिए। अब नेमली कहाँ का इंटरेस्ट लगता है, कोर्ट शुड अलाउ इंटरेस्ट वेयर, नेमली मनी और अदर प्रॉपर्टी हैज़ बिन डिपॉजिटेड एज सिक्योरिटी, जहाँ मनी और दूसरी प्रॉपर्टी को एज अ सिक्योरिटी बोल के डिपॉजिट किया है फॉर द परफॉर्मेंस ऑफ ऑब्लिगेशन इम्पोज्ड बाय लॉ और कॉन्ट्रैक्ट फ्रॉम डेट ऑफ डिपॉजिट, जहाँ परफॉर्मेंस ऑफ ऑब्लिगेशन इम्पोज हुआ है बाय लॉ और कॉन्ट्रैक्ट फ्रॉम द डेट ऑफ डिपॉजिट, जहाँ मनी या प्रॉपर्टी को डिपॉजिट किया है एज सिक्योरिटी फॉर द परफॉर्मेंस ऑफ ऑब्लिगेशन इम्पोज्ड बाय लॉ और कॉन्ट्रैक्ट फ्रॉम द डेट ऑफ डिपॉजिट, where the obligation to pay money or restore any property arises by virtue of fiduciary relationship from the date of cause of action, जहाँ कोई ऑब्लिगेशन है कोई पैसा पे करने का या प्रॉपर्टी रिस्टोर करने का, तो उस दिन से फ्रॉम द डेट ऑफ कॉज ऑफ एक्शन टिल द डेट ऑफ इंस्टीट्यूशन ऑफ प्रोसीडिंग इंटरेस्ट लग जाएगा। जहाँ कोई मनी या प्रॉपर्टी फ्रॉड बेसिस पे ऑब्टेन किए फ्रॉडुलेंट पर्पस के लिए, रिटेन्ड बाय फ्रॉड फ्रॉम द डेट ऑफ कॉज ऑफ एक्शन, तो जब वो फ्रॉड एक्शन हुआ था उस दिन से लेके डेट ऑफ इंस्टीट्यूशन ऑफ प्रोसीडिंग तक का इंटरेस्ट लग जाएगा। जहाँ क्लेम फॉर डॉवर और मेंटेनेंस है कि किसी के मेंटेनेंस के लिए या डॉवर के लिए कोई क्लेम है, तो डेट ऑफ कॉज ऑफ एक्शन टिल द डेट ऑफ इंस्टीट्यूशन ऑफ प्रोसीडिंग, जो भी कोर्ट को रीजनेबल इंटरेस्ट लग रहा है उस पर इंटरेस्ट पेबल हो जाएगा। इंटरेस्ट पे नहीं होता है अगर कोई स्पेशल रीज़न है, अगर कोर्ट सेटिस्फाई होता है कि कुछ स्पेशल रीज़न की वजह से इंटरेस्ट नहीं पे करवाना है, तो देन दैट इज़ ओके। सेक्शन 34 ऑफ द कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर, इस एक्ट में जो भी दिया है उसका इफेक्ट सेक्शन 34 ऑफ कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर पे नहीं लगेगा। रिपील एंड सेविंग, अब ये एक्ट है, इसका जब कमेंसमेंट हुआ है तब से इंटरेस्ट एक्ट 1839 एंड एनी अदर लॉ करस्पॉन्डिंग देयर टू, मतलब पहले के जो एक्ट है शैल स्टैंड रिपील्ड, मतलब अब वो कैंसिल हो गए एंड दिस एक्ट विल बी इनटू फोर्स। इंटरेस्ट एक्ट 1978
इस एक्ट के जो प्रोविजंस है वो किसी भी सूट या लीगल प्रोसीडिंग्स को नहीं अप्लाई होंगे विच आर पेंडिंग एट द कमेंसमेंट ऑफ दिस एक्ट एंड द प्रोविजंस ऑफ द करस्पॉन्डिंग लॉ एप्लीकेबल इमीडिएटली बिफोर कमेंसमेंट शैल नॉट विथस्टैंडिंग द रिपील ऑफ सच लॉ। क्या बोला, इस एक्ट के प्रोविजंस पुराने जो ऑलरेडी कमेंसमेंट के टाइम पे पेंडिंग लीगल प्रोसीडिंग्स थे, सूट्स थे, वहाँ अप्लाई नहीं होंगे, और जो प्रोविजंस करस्पॉन्डिंग लॉ के थे जो इमीडिएटली बिफोर द कमेंसमेंट ऑफ दिस एक्ट थे, तो फिर वो रिपेल नहीं होंगे, वो कंटिन्यू होंगे अंडर दिस एक्ट। अब जो भी कोई पर्टिकुलर मैटर है गिवन इन सबसेक्शन 2 शैल नॉट बी हेल्ड टू प्रेजुडाइज और इफेक्ट द जनरल एप्लीकेशन ऑफ सेक्शन 6। जनरल एप्लीकेशन क्या है, रिपील एंड सेविंग, ये कब रिपील करना है, कब सेव करना है, तो उसका कुछ इफेक्ट नहीं होगा ऑन द जनरल क्लॉज ऑफ 1897 सेक्शन 10 ऑफ 1897 विथ रिगार्ड टू द इफेक्ट ऑफ रिपील। सो आई होप यू आर क्लियर विद द टॉपिक। एक बार सिनॉप्सिस देखते हैं। हमने ऑब्जेक्ट देखा, इंटरेस्ट पे करवाना इन केस ऑफ डेट ड्यू, एप्लीकेशन अप्लाइज टू ऑल ऑफ इंडिया एक्सेप्ट जम्मू कश्मीर, डेफिनेशंस देखे, कोर्ट का डेफिनेशन देखा, करंट रेट ऑफ इंटरेस्ट का देखा, पावर ऑफ कोर्ट टू अलाउ इंटरेस्ट इन केस ऑफ डेट ड्यू इंटरेस्ट, इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट का पावर कोर्ट के पास नहीं है, इफेक्ट ऑफ प्रोविजन रिलेटिंग टू इंटरेस्ट इन अदर स्टैट्यूट्स, सेक्शन 34 ऑफ सिविल प्रोसीजर कोड, पावर ऑफ एन आर्बिट्रेटर टू अवॉर्ड इंटरेस्ट। I hope you're clear with the topic. Thank you.